हेलो वीवर्स, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल मनी ट्रायंगल पर। और येस बैंक ने अपने रिजल्ट्स जो हैं वो आज डिक्लेयर किए हैं 23 जुलाई 2021 को। और इन रिजल्ट्स के बारे में एक विस्तारपूर्वक चर्चा जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। साथ ही बैंक के जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो ग्रोथ पोटेंशियल्स हैं बैंक के फ्यूचर के अंदर, सो उन विषयों के ऊपर एक चर्चा होगी। और जो शॉर्ट टर्म शेयर होल्डर्स हैं या जो लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये इन्वेस्टर्स हैं ऑलरेडी, सो उन लोगों के लिए भी एक कंक्लूजन मैं इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा कि उन लोगों को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। और की अपडेट्स आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगे आपको येस बैंक की Q1 FY22 रिजल्ट्स की, जहाँ पे नेट प्रॉफिट आपको नज़र आएगा बैंक का 207 करोड़। सो 207 करोड़ का प्रॉफिट जो है Q1 में येस बैंक ने पोस्ट किया है। हमने देखा था कि लास्ट क्वार्टर में बैंक ने 3788 करोड़ का एक बड़ा लॉस, एक बड़ी प्रोविजनिंग के चलते पोस्ट किया था बैंक ने। सो शेयर होल्डर्स निश्चित तौर पे बहुत ही ज़्यादा निराश हो गए थे उस समय पर। लेकिन अब एक टर्न अराउंड की परिस्थिति जो है बैंक के रिजल्ट्स में हमें दिखाई दे रही है। और बैंक जो है नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है अब शो करना शुरू कर दिया है बैंक ने। सो शेयर होल्डर्स जो है बधाई के पात्र हैं। जिन शेयर होल्डर्स ने बहुत ही पेशेंस के साथ येस बैंक को होल्ड किया है वो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। नेट प्रॉफिट जो है यहाँ पे 207 करोड़ नज़र आ रहा है, जो कि हाईएस्ट है सिंस दिसंबर 2018। जी हाँ, आपने सही सुना, दिसंबर 2018 के बाद से हाईएस्ट प्रॉफिट येस बैंक ने पोस्ट किया है 207 करोड़ का। उसके बाद में कॉर्पोरेट रिकवरीज जो है, रेजोल्यूशन प्लान्स के थ्रू जो रिकवरीज हुई हैं, दे आर स्टैंडिंग एट 1643 करोड़, यानी 1643 करोड़ की जो है कॉर्पोरेट रिकवरीज अभी तक बैंक ने की है। और जो प्रोविजंस जो है लगभग 644 करोड़ जो है वो इस क्वार्टर में की गई हैं, जो कि 87.7% से रिड्यूस होते हुए नजर आएंगी। क्योंकि देखिए, लास्ट क्वार्टर में बहुत ही बड़ी प्रोविजनिंग की गई थी, लगभग 5245 करोड़ की। सो उसके अगेंस्ट में इस बार भी बैंक ने एक प्रोविजनिंग की है, लेकिन प्रोविजनिंग का फिगर जो है काफ़ी छोटा नज़र आएगा पिछले क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। 644 करोड़ की एक प्रोविजनिंग जो है इस क्वार्टर में भी बैंक ने शो की है अपने प्रॉफिट्स के अंदर। सो जो टोटल प्रॉफिट जो है वो उसका जो हिस्सा है वो एक बड़ा हिस्सा इस बार भी प्रोविजनिंग के चलते जो है हमें जो वाइप आउट होते हुए नज़र आएगा प्रॉफिट्स। सो जो नेट प्रॉफिट्स थे बैंक के वो 207 करोड़ इसलिए हैं क्योंकि उसमें से 644 करोड़ ऑलरेडी प्रोविजनिंग कर चुका है बैंक। सो उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो कासा रेशो का है। सो कासा रेशो जो है इट इज़ अप बाय 27.4%। सो ये एक अच्छी बात है कि कासा डिपॉजिट्स जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं बैंक के अंदर। देखिए, कासा डिपॉजिट्स जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर इसलिए करते हैं क्योंकि बैंक जब करंट अकाउंट्स और सेविंग अकाउंट्स में लोग डिपॉजिट्स करते हैं, सो करंट अकाउंट्स में तो कोई ब्याज देने की ज़रूरत नहीं होती है बैंक को। सो वो जो पैसा रहता है करंट अकाउंट्स में, जो बैंक के पास पैसा रहता है, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं होती है। सो एक इंटरेस्ट फ्री इनकम, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट अगर बैंक को मिलते हैं, सो वो उसे आगे लेंड करके उस पर एक अच्छा प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकता है बैंक। वहीं सेविंग अकाउंट्स पर जो है वहाँ पे भी एक छोटा सा इंटरेस्ट जो है ऑफकोर्स देना पड़ता है बैंक को, बट फिर भी वो जो डिपॉजिट्स होते हैं ये कंपैरेटिवली काफ़ी सस्ते होते हैं। अगर कोई बैंक RBI से अगर बोरो करता है, सो उसके कंपैरिजन में एक सस्ती बोरिंग की कैटेगरी में इन्हें डाला जाता है। सो जिस बैंक के पास में कासा रेशो काफ़ी अच्छा होता है, सो उसके पास एक ग्रोथ पोटेंशियल डेवलप होने के चांसेस जो है ऑफ कोर्स रहते हैं फ्यूचर के अंदर। सो कासा डिपॉजिट्स लगातार हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सेंटीमेंट जो है इम्प्रूव होते हुए हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद में न्यू बिज़नेस जनरेशन की अगर बात करें, सो यहाँ पे हमें रिटेल डिसबर्समेंट जो है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देना चाहूँगा आपको कि बैंक के जो रिटेल डिसबर्समेंट्स हैं वो इस क्वार्टर में 5006 करोड़ रहे हैं, यानी 5000 करोड़ का रिटेल लोन्स जो है इस क्वार्टर में दिया गया है बैंक के द्वारा। उसके बाद में जो SME डिसबर्समेंट हैं दे आर स्टैंडिंग एट 3242 करोड़, यानी MSME सेक्टर के अंदर जो एक्सपोजर है वो बैंक का इस क्वार्टर के अंदर 3242 करोड़। और होलसेल बैंकिंग जो है उसमें जो डिसबर्समेंट्स में है वो 3625 करोड़ की डिसबर्समेंट बैंक ने
की है। सो रिटेल सेक्टर के अंदर जो है एक अच्छा ग्रोथ जो है हमें नज़र आ रहा है। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के अंदर जो है एक्सपोजर ज़्यादा है, और उसके बाद में होलसेल बैंकिंग डिसबर्समेंट्स भी हमें बढ़ते हुए नज़र आई है। सो उसके बाद में सस्टेन मोमेंटम इन रिकवरीज विद 602 करोड़ ऑफ कैश रिकवरी। सो कैश रिकवरी 602 करोड़ की गई है Q1 के अंदर। सो ये भी बहुत अच्छा फिगर है कि कैश के अंदर जो रिकवरीज हुई हैं वो 602 करोड़ पर स्टैंड करती हैं। उसके बाद में CET1 रेशो जो है वो इम्प्रूव किया है 40 बेसिस पॉइंट से Q1। इसमें भी राइज दिखेगा आपको 11.6% का। उसके बाद में कंटिन्यूड लीडरशिप इन टेक्नोलॉजी। सो डिजिटल बैंकिंग में एक कंटिन्यूड लीडरशिप येस बैंक ने लगातार शो की है। UPI ट्रांजैक्शंस में नंबर 1 है बैंक अभी भी, और लगभग 46% वॉल्यूम जो है मार्केट शेयर जो है अभी भी शेयर कर रहा है UPI ट्रांजैक्शंस के अंदर। ये बैंक की बैलेंस शीट में निश्चित तौर पर जो है एक बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है ये UPI ट्रांजैक्शंस आने वाले समय में दिखाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद में IMPS में नंबर 1 है बैंक, IMPS फैसिलिटीज़ में भी नंबर 1 है। सो ये शेयर होल्डर्स के लिए निश्चित तौर पर एक देखने वाला पॉइंट है कि जिस बैंक के अंदर उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इट इज़ मार्केट लीडर इन डिजिटल बैंकिंग। सो येस बैंक लगातार मार्केट लीडर बना हुआ है डिजिटल बैंकिंग के क्षेत्र में। और देखिए आने वाले समय में जो बैंकिंग सेक्टर है वो एंटायरली चेंज होने वाली है, और हमें ट्रांजिशन फेस में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, और आने वाले समय में हमें इसमें और इम्प्रूवमेंट या और एक रेवोल्यूशनाइज होते हुए नज़र आएगा ये सेक्टर। सो डिजिटल बैंकिंग पे टोटली जो है डिपेंडेंसी आने वाली है आने वाले समय में, और येस बैंक उसमें ऑलरेडी एक लीडर है, नंबर 1 है UPI और MPS ट्रांजेक्शन्स में। सो ये पॉइंट जो है एक नोट करने वाला पॉइंट है। उसके बाद में अगर हम NIMs की बात करें यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, सो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा NIMs का मतलब होता है कि अगर आप 100 रुपये कहीं से बोरो करते हैं, समझिए आपने अगर 100 रुपये कहीं से बोरो किया 5% की इंटरेस्ट रेट पर, और अगर आपने उसे 10% की इंटरेस्ट रेट पर किसी सामने वाले को लेंड कर दिया यानी किसी और को उधार दे दिया, सो आपके पास जो मार्जिन बचता है यानी 5% का जो मार्जिन आपके ऊपर आपके पास रहा, सो उसको नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहते हैं। सो नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो हमें बढ़ते हुए नजर आए हैं, और अभी जो NIMs हैं वो 2.1% है। लास्ट क्वार्टर में ये 1.6% थे। सो 0.5% की एक बड़ी जंप हमें NIMs में नज़र आ रही है। सो NIMs जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है येस बैंक बैंकिंग सेक्टर के अंदर। अगर आप उसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो NIMs जो है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है जो कि हमेशा हमें नोट करना चाहिए। उसके बाद में नॉन इंटरेस्ट इनकम जो है वो हमें बढ़ते हुए नज़र आ रही है, 1056 करोड़ पे ये स्टैंड करती है, और 29% की ग्रोथ यहाँ पे क्वार्टर दर्ज की है बैंक ने नॉन इंटरेस्ट इनकम में। उसके बाद में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हैं बैंक के वो कम होते हुए नज़र आए हैं हमें 4.9% से। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स जो है वो 920 करोड़ अप है। उसके बाद में नेट एडवांसेस जो हैं और टोटल डिपॉजिट्स जो हैं वो भी हमें बढ़ते हुए नज़र आएंगे। सो ओवरऑल लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो एक हेल्दी कंडीशन में बना हुआ है 131.8%, जो कि 113.9% था लास्ट क्वार्टर के अंदर। सो लिक्विडिटी कवरेज रेशियो जो है वो हमें एक हेल्दी कंडीशन में नज़र आ रहा है। सो बैंक जो है निश्चित तौर पर अब फ्लोरिश होना शुरू कर चुका है। ये सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन अगर आप इस बैंक को फुल्ली फ्लोरिश्ड देखना चाहते हैं तो कम से कम आपको 3 से 4 साल, मेरा मानना है कि 3 से 4 साल आपको और इस बैंक में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। चलिए बात करते हैं बाकी पॉइंट्स के बारे में। सो प्रॉफिट्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसके बाद में स्लिपेजेस का जो या प्रोविजंस का जो फिगर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स 87.7% का रिडक्शन देखने में आ रहा है अगर हम क्वार्टर बात करेंगे प्रोविजंस के अंदर। सो यहाँ पे फ्रेश स्लिपेजेस जो हैं वो 2233 करोड़ की है, और लास्ट जो क्वार्टर था उसमें वो 11,873 करोड़ की बैंक ने शो किए थे। सो यहाँ पे एक रिडक्शन नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो NPAs के लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो 79.3% पे नज़र आएगा आपको, यानी ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी NPA इज़ बीइंग प्रोविजनड ऑलरेडी इन द बैलेंस शीट ऑफ द बैंक। सो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद में हम बैलेंस शीट के ऊपर अगर नज़र डालें
सो कस्टमर डिपॉजिट्स हमें बढ़ते हुए नजर आएंगे 2.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। कासा डिपॉजिट्स जो है बढ़ते हुए नजर आएंगे 5.2% से क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और उसके बाद में जो कॉस्ट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 100.2% के आसपास हमें नज़र आएगा। सो यहाँ पे थोड़ा सा एक डिक्रीमेंट नज़र आएगा लगभग 2% का। लास्ट क्वार्टर में ये 102% था। सो कॉस्ट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो 100.2% हमें नज़र आ रहा है। उसके बाद में न्यू बिज़नेस जनरेशन की अगर हम बात करें कि नए लोन्स कितने बांटे गए, सो वो पॉइंट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 5006 करोड़ के नए रिटेल डिसबर्समेंट्स किए गए हैं बैंक के द्वारा रिटेल सेक्टर के अंदर। उसके बाद MSME सेक्टर के अंदर 3242 करोड़ के लोन्स दिए गए हैं और होलसेल बैंकिंग के अंदर 3625 करोड़ के लोन्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। सो अगर हम लोन बुक को देखें तो लोन बुक की जो ग्रोथ है वो हमें नज़र आ रही है रिटेल सेक्टर में। सो रिटेल सेक्टर के अंदर अब येस बैंक जो है फोकस करना शुरू कर चुका है, क्योंकि येस बैंक के डूबने का जो मेन कारण था, देखिए मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन देखिए लास्ट 2 साल में अगर आप देखेंगे तो येस बैंक के जो डूबने का कारण था वो उसकी कॉर्पोरेट लोन बुक थी और वहाँ से एक बड़ी उसकी लोन बुक जो है NPA में तब्दील होते हुए नजर आई। लेकिन उसके बाद से येस बैंक में जब से मैनेजमेंट में बदलाव आया है तो मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया है कि देखिए वो कॉर्पोरेट लोन बुक को जो है लगातार रिड्यूस करेंगे और रिटेल सेक्टर पे फोकस करने वाले हैं। सो रिटेल सेक्टर के अंदर एक अच्छी ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि रिटेल सेक्टर के अंदर जो कंपैरेटिवली रिस्क जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बजाय, और क्योंकि लोन का क्वांटम कॉर्पोरेट सेक्टर में काफ़ी बड़ा होता है, सो एक बहुत बड़ा रिस्क भी वहाँ पे इन्वॉल्व होता है। लेकिन रिटेल जो लोन्स होते हैं, रिटेल डिसबर्समेंट्स जो होती हैं उसमें क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे लोन्स होते हैं, सो रिस्क जो है काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कंपैरेटिवली काफ़ी कम जो रिस्क है वो हमें देखने को मिलता है रिटेल सेक्टर के अंदर। सो येस बैंक का फोकस जो है रिटेल सेक्टर की तरफ हमें बढ़ते हुए नज़र आ रहा है। सो आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ रिटेल सेक्टर में हमें दिखाई दे सकती है। उसके बाद में अगर हम बात करें NPAs की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सो फ्रेश स्लिपेजेस जो है वो हमें 2233 करोड़ पे नज़र आएंगे। उसके बाद में जो कैश रिकवरीज जो है वो 602 करोड़ की इस क्वार्टर के अंदर की गई है, जिसमें प्रिंसिपल जो है 264 करोड़ का है और इंटरेस्ट रिकवरी 89 करोड़ की है। उसके बाद में रिकवरी फ्रॉम राइट ऑफ अकाउंट्स, यानी जो कंपनी ने राइट ऑफ कर दिया था जो पैसा, सो वहाँ से 249 करोड़ की रिकवरी हमें नज़र आ रही है इस क्वार्टर के अंदर। उसके बाद में प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो जो है वो 79% है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स, कुल मिला के येस बैंक के रिजल्ट जो है पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और एक टर्न अराउंड की कंडीशन जो है हमें देखने को मिल रही है येस बैंक के Q1 रिजल्ट्स के अंदर। सो जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं, सो वो इन्वेस्टेड रहें, और अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट इसमें करना चाह रहे हैं तो मेरी अभी भी सलाह यही रहेगी कि आप इस शेयर के अंदर इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड इस बैंक के अंदर अभी आपको नहीं मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका नज़रिया 4 से 5 साल का है, सो डेफिनेटली ये एक मल्टीबैगर चॉइस हो सकती है शेयर होल्डर्स के लिए। लेकिन फिर भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें इस विषय पर, और कोई भी इन्वेस्टमेंट करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से ही करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही एंड अप करना चाहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैक्सिमम शेयर होल्डर्स तक ये वीडियो जो है पहुँचनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।